नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष तिवारी जीपीएस फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, लास्ट क्लास में हमने संधारित्रों के संयोजन के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने संधारित्रों का जो श्रेणीक्रम जो संयोजन होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम यहाँ पर संधारित्रों का जो समांतर क्रम जो संयोजन होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का अपना टॉपिक होगा बच्चों संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं कि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन से क्या तात्पर्य है, यानी संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यदि हमारे पास कई संधारित्र हैं और हमको उन संधारित्रों को जोड़ने पर यदि उनकी धारिता का मान बढ़ाना हो, यानी जब संधारित्रों की धारिता का मान अपन को अधिक करना हो तो हम क्या करते हैं, संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। श्रेणीक्रम जो संयोजन होता है उस श्रेणीक्रम संयोजन के द्वारा तुल्य धारिता का जो मान होता है वो कम प्राप्त होता है, जबकि समांतर क्रम जब हम संयोजन करते हैं तो धारिता का जो मान है वो हमको बढ़ करके प्राप्त होता है। ठीक है, तो धारिता का मान बढ़ाने के लिए हम जब जिस तरह से संधारित्रों को जोड़ते हैं वो अपना जो तरीका होता है बच्चों कौन सा होता है, समांतर क्रम में जोड़ना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तीन संधारित्र लेते हैं। ये अपना पहला संधारित्र है, ये पहले संधारित्र की पहली प्लेट है और ये पहले संधारित्र की इधर वाली जो प्लेट है वो दूसरी प्लेट है। ये हमारे पास एक संधारित्र है, इसी तरह हमारे पास एक दूसरा संधारित्र है। इन संधारित्रों की जो धारिता है वो मित्रों कैसी है, अलग अलग है। और हम एक संधारित्र और ले लेते हैं, ये हमारे पास एक तीसरा संधारित्र है। जब इन संधारित्रों को हम इस प्रकार से जोड़ते हैं, इन संधारित्रों को हम इस तरह से जोड़ें कि जितने भी हमारे पास संधारित्र हैं उन सभी संधारित्रों की जो पहली प्लेट है, यानी इधर की जो तीनों संधारित्रों की जो प्लेटें हैं ये किसी एक बिंदु से जुड़ी हो, जबकि सभी संधारित्रों की जो दूसरी प्लेटें हैं वो किसी दूसरे बिंदु से जुड़ी हो। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है उस संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी संधारित्र हैं उन सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को किसी एक बिंदु से जोड़ देंगे, यानी तीनों संधारित्रों की जो पहली प्लेटें हैं उन पहली प्लेटों को हमने इस बिंदु से यहां पर जोड़ दिया। ठीक है मित्रों, जितने भी आपके पास संधारित्र हैं उन सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेटों को आप किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दो। तो आपने इन संधारित्रों की दूसरी जो प्लेटें हैं उनको इस बिंदु पर यहां पर जोड़ दिया। यह आपका बिंदु हो गया P और ये आपका बिंदु हो गया Q। तो इस प्रकार का जो संयोजन होगा इस संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन क्या होगा बच्चों, जब सभी संधारित्रों की पहली प्लेटें किसी बिंदु P से जुड़ी होती हैं, जबकि सभी संधारित्रों की जो दूसरी प्लेटें होती हैं वो किसी दूसरे बिंदु Q से अगर जुड़ी हुई होती हैं, तो संधारित्रों का ये जो संयोजन होता है इस संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। यानी ये वाला जो संयोजन होगा वो कैसा संयोजन होगा बच्चों, समांतर क्रम संयोजन होगा। अब यहां पर हम क्या करते हैं, बिंदु P को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ देते हैं। एक बैटरी ली हमने, इसके पॉजिटिव सिरे से बिंदु P को जोड़ दिया, और जो आपका बिंदु Q है इसे आप बैटरी के नेगेटिव बिंदु से जोड़ दो। बिंदु जो P है इसे आप बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ोगे और बिंदु जो Q है आपका इसको आप बैटरी के नेगेटिव से जोड़ोगे। तो संधारित्रों का ये जो संयोजन होगा इस संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। अब यहाँ पर ये जो बिंदु जो P होगा इसे आप Q आवेश दोगे, यानी यहां से आपने V वोल्टेज आरोपित की, तो V वोल्टेज आरोपित करने पर बिंदु P पर जो आवेश पहुंचेगा आपका वो Q आवेश पहुंचेगा, और Q जो आवेश होगा वो अलग अलग संधारित्रों पर अलग अलग मात्रा में फैल जाएगा।
यानी यहाँ पर अलग अलग जो संधारित्र हैं उन संधारित्रों पर आवेश की मात्रा कैसी होगी बच्चों, अलग अलग होगी। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ये कि श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है उसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा समान होती है, जबकि समांतर क्रम जो संयोजन होता है उसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा अलग अलग होती है, जबकि विभवांतर कैसा होता है यहाँ पर समान होता है। ठीक है, तो ये जो संधारित्र है इस पर आवेश की जो मात्रा होगी वो यहाँ पर प्लस Q1 हो जाएगी इस प्लेट पर, इधर इस वाले प्लेट पर आवेश की जो मात्रा होगी बच्चों कितनी हो जाएगी, माइनस Q1 हो जाएगी। पहले संधारित्र की धारिता को हम कितना मान लेंगे, C1 मान लेंगे, दूसरे संधारित्र की धारिता को C2 मान लेंगे और तीसरे संधारित्र की धारिता को C3 मान लेंगे। यानी इन संधारित्रों की धारिता कैसी है बच्चों, अलग अलग है, जबकि इन पर जो आवेश की मात्रा होगी वो भी कैसी होगी, अलग अलग होगी, और विभवांतर जो होगा वो कैसा होगा, समान होगा। तो हम कह सकते हैं कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा अलग अलग होती है जबकि विभवांतर कैसा होता है, समान होता है, उस संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। यानी ये जो संयोजन होता है जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा कैसी होती है, अलग अलग, और विभवांतर कैसा होता है, समान, इस संयोजन को हम कौन संयोजन कहेंगे बच्चों, इस संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। दूसरे संधारित्र पर आवेश की जो मात्रा होगी वो हो जाएगी Q2। दूसरे संधारित्र पर आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, Q2। इस प्लेट पर आवेश कितना होगा, माइनस Q2। तीसरे संधारित्र पर आवेश की मात्रा हो जाएगी Q3 और इधर की जो प्लेट है इस पर आवेश कितना होगा बच्चों, माइनस Q3। यानी यहाँ पर जो कुल आवेश होगा, यहाँ पर जो आवेश है यहाँ पर आवेश का मान कितना है, Q है, और ये जो Q आवेश है ये अलग अलग संधारित्रों पर अलग अलग आवेश के रूप में फैल जाएगा। यानी पहले संधारित्र पर आवेश की मात्रा Q1 हो जाएगी, दूसरे पर Q2 हो जाएगी और तीसरे पर यहाँ पर आवेश की मात्रा Q3 हो जाएगी। तो इस संयोजन के अंदर तीनों संधारित्रों पर आवेश की मात्रा तो वैसे होगी बच्चों, अलग अलग होगी, जबकि विभवांतर कैसा होगा, समान होगा। यानी यहाँ पर तीनों संधारित्रों पर विभवांतर का मान कैसा होगा, समान होगा। चित्र बनाइए। तो संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, इसके बारे में भी आपको लिखना है, तो क्या लिखोगे कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को किसी एक बिंदु P से जोड़ते हैं, जबकि प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेटों को किसी बिंदु Q से जोड़ देते हैं। बिंदु P को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जबकि बिंदु Q को बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ दिया जाता है। तो इस संयोजन को संधारित्रों का कौन सा क्रम कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर तीनों संधारित्रों पर आवेश की मात्रा अलग अलग है, जबकि विभवांतर कैसा, समान। तो जब तीनों संधारित्रों पर आवेश की मात्रा अलग अलग है तो उस स्थिति में कुल आवेश Q का जो मान होगा, कुल आवेश Q का जो मान होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस क्या हो जाएगा, Q3 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल आवेश का मान कितना होगा, कुल आवेश Q बराबर हो जाएगा बच्चों Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और ये आपकी क्या आ जाएगी, समीकरण ठीक आ जाएगी। कुल आवेश का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। बच्चों देखो, मैं इसमें कुछ ज्यादा लिखा नहीं रहा हूँ, आपको संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और जो समांतर क्रम संयोजन है इसकी जो PDF फाइल है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप PDF फाइल को देखते हुए अपने नोट्स तैयार कर लेना, यहाँ पर आप इसको समझ लो। ठीक है, अब पहला जो संधारित्र है, इस पहले संधारित्र पर आवेश की यदि मात्रा देखें तो हमको लिखना है, पहले संधारित्र पर आवेश कितना है बच्चों, Q1 है। Q बराबर, धारिता की परिभाषा से अगर हम सूत्र देखें तो Q बराबर किसके होता है, CV के होता है। आवेश जो होता है Q बराबर किसके होता है बच्चों, CV के होता है। तो पहले संधारित्र पर आवेश की मात्रा कितनी है, Q1 है, तो Q1 का मान कितना हो जाएगा, पहले संधारित्र की धारिता कितनी है, C1, और यहाँ पर विभवांतर कैसा है, तीनों पर समान है, तो विभवांतर भी रहेगा, तो Q1 का मान हो जाएगा बच्चों Q1 बराबर C1V। इसी तरह से दूसरे संधारित्र पर आवेश, दूसरे संधारित्र पर आवेश कितना है बच्चों, Q2 है।
दूसरा जो संधारित्र है इस पर आवेश की मात्रा कितनी है, Q2 है, तो Q2 बराबर किसके होगा, दूसरे संधारित्र की धारिता कितनी है, C2V। विभवांतर तीनों पर समान है, इसलिए विभवांतर तो तीनों पर V रहेगा। इसी प्रकार तीसरे संधारित्र पर आवेश कितना हो जाएगा, Q3, और Q3 का मान किसके बराबर हो जाएगा, C3V। तो पहले संधारित्र पर आवेश हमने Q1 ज्ञात किया, Q1 बराबर C1V आ गया। फिर दूसरे संधारित्र पर आवेश ज्ञात किया, Q2 बराबर C2V आ गया। ये आवेश का जो सूत्र होता है Q बराबर CV, इस सूत्र से हमने यहाँ पर आवेश ज्ञात किए। पहले संधारित्र का आवेश Q1 है, धारिता C1 है, C के स्थान पर C1 आ गया, तो Q1 का मान C1V हो गया। दूसरे के लिए Q2 का मान C2V हो गया, और तीसरे के लिए Q3 का मान C3V हो गया। अब इन सभी मानों को आप रखोगे, समीकरण 1 रखोगे। समीकरण 1 में रखने पर अगर आप Q1, Q2 और Q3 इन तीनों मानों को रखते हो, समीकरण 1 रखते हो, तो कुल आवेश Q बराबर C1V प्लस C2V प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, C3V। इन तीनों में से V कॉमन आ जाएगा। इन तीनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, V कॉमन ले सकते हो, तो Q बराबर V कॉमन आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया, और ये समीकरण कौन सी आ जाएगी आपके पास, 2 आ जाएगा। यानी ये आपकी समीकरण 2 होगी। अब आप इसे यहां तक नोट कीजिए। इसके बाद में यदि हम देखें तो ये जो आपका संयोजन है समांतर क्रम संयोजन, इस संयोजन की यदि तुल्य धारिता Cp हम मान ले, ये जो संयोजन है इसकी तुल्य धारिता क्या मान ले बच्चों, Cp मान ले, Cp, यानी ये जो संयोजन है इसकी तुल्य धारिता क्या है, Cp है, तो Q का मान क्या होगा वो हमको देखना है। संयोजन की तुल्य का मतलब होता है बच्चों कुल, तुल्य का मतलब क्या होता है, टोटल। तुल्य धारिता कितनी है, Cp है, तो इसका मान क्या करें, आवेश का, तो आवेश कितना होगा, आवेश Q बराबर किसके होता है, Cv होता है, तो C के स्थान पर आप क्या लिखोगे, Cp, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। आवेश Q बराबर Cv होता है, अगर इस संयोजन की तुल्य धारिता का मान Cp है, तो C की जगह आपने Cp लिख दिया, तो Q बराबर हो गया CpV। ये समीकरण हो गई आपकी 3। समीकरण जो 2 है आपकी, उस समीकरण 2 में भी Q का मान है और समीकरण 3 में भी Q का मान है, तो आप समीकरण 2 और समीकरण 3 क्या कर दोगे बच्चों, तुलना। समीकरण 2 व समीकरण 3 की तुलना करने पर, यदि हम यहां पर इन दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, तुलना करते हैं, तो तुलना करने पर क्या आएगा बच्चों, CpV बराबर Q के स्थान पर मान रख दो V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3, या V से V कट जाएगा, ये जो V है इस V से V कट जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपके समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता है। जब आपने C1, C2 और C3 धारिता के तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा, तो उस स्थिति में तुल्य धारिता का जो मान है वो C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया। इसका मतलब क्या है कि समांतर क्रम संयोजन की जो तुल्य धारिता आती है वो उस संयोजन में लगे सभी संधारित्रों की धारिता के योग के बराबर आती है। C1 प्लस C2 प्लस C3 का मतलब क्या है, इन तीनों धारिताओं का क्या है, योग है, तो समांतर संयोजन की तुल्य धारिता का मान उस संयोजन में लगे संधारित्रों की धारिताओं के योग के कैसा होता है, बराबर होता है। अगर यहाँ पर एक संधारित्र लगे हैं, यदि संयोजन में C1, C2, C3 एंड सो ऑन Cn धारिता के n संधारित्र हैं, n संधारित्र जुड़े हैं, तो जो तुल्य धारिता आएगी
तुल्य धारिता कितनी होगी बच्चों, Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन Cn आ जाएगी। यानी जब आप n संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ोगे तो उस स्थिति में तुल्य धारिता का जो मान है वो ये वाला मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम समांतर संयोजन की तुल्य धारिता का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर जो विभवांतर बच्चों कितना है, V है, सभी पर विभवांतर V होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर तुल्य धारिता का मान जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। इसको नोट कीजिए। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, कुछ विशेष जो स्थितियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना है कि विशेष स्थितियां क्या क्या आती हैं। तो अपना फर्स्ट नोट क्या होगा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है, तीसरा संधारित्र है, तीनों संधारित्र अलग अलग। ये संधारित्र समांतर क्रम में जो जोड़े हुए हैं, तो यहाँ पर प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर का मान कैसा होता है, समान होता है। तो यहाँ पर यदि आपके पास समांतर क्रम संयोजन है तो समांतर क्रम संयोजन में विभवांतरों का जो अनुपात आता है बच्चों कैसा आता है, बराबर आता है। यानी विभवांतरों का अनुपात समान रहेगा, यानी 1:1:1 आएगा। कैसा आएगा, 1:1:1 आएगा। तो यहाँ हमको लिखना है इस संयोजन में सभी संधारित्रों पर विभवांतरों का अनुपात V1:V2:V3, V1 V2 और V3 सबका मान क्या रहता है, V रहता है। तो कितना आ जाएगा, 1:1:1 आ जाएगा। इस संयोजन के अंदर विभवांतर का अनुपात 1:1 आता है, यानी 1:1:1 क्या रहता है, 1 आ जाता है। सेकेंड अगर इसका बिंदु देखें, दूसरा यदि यहाँ पर बिंदु देखें, तो यदि हम C धारिता के n संधारित्रों को यदि समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता कितनी आती है। यदि समान धारिता C के n संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ें तो तुल्य धारिता, तो तुल्य धारिता का सूत्र होता है Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन Cn। यहाँ पर प्रत्येक संधारित्र की धारिता होगी C, यानी C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर Cn। इसका मान किसके बराबर होगा, C के बराबर होगा। तो इन सब की जगह C रख दो आप, तो Cp बराबर C प्लस C प्लस C प्लस C, ये माना जाएगा। अगर तीन संधारित्र को जोड़ते हैं तो 3C आ जाता है, C प्लस C प्लस C। यदि आप तीन संधारित्र लगाते हैं समान धारिता के तो 3C आ जाता, 5 लगाते तो 5C आ जाता। अगर आप n संधारित्र लगा रहे हो तो कितना C आ जाएगा, nC आ जाएगा। तो यहाँ से Cp का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, nC हो जाएगा। यानी जब भी आप समान धारिता के n संधारित्रों को समांतर क्रम में जब जोड़ते हो तो कुल धारिता का जो मान होता है वो nC प्राप्त होता है। 5 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, n की जगह 5 रखो 5C हो जाएगा। 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 10C हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन में जब समान धारिता के संधारित्रों को जोड़ते हैं तो कुल धारिता का मान nC आपको प्राप्त हो जाता है। ये नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में हमको इसका एक बिंदु और देखना है लास्ट। उस बिंदु के अंदर हम क्या करेंगे, संधारित्र की प्लेटों के जो बीच है, एक संधारित्र है, उस संधारित्र की प्लेटों के मध्य में संधारित्र की प्लेटों
के मध्य अलग अलग पैरावृत्त जो पदार्थ हैं उनको लंबवत रखेंगे। अलग अलग जो आपके पैरावृत्त पदार्थ होंगे उनको कैसे रखेंगे बच्चों? लंबवत रखेंगे। भिन्न भिन्न पैरावृत्त पदार्थ अगर लंबवत रखें, इसको आपको समझना है कैसे लंबवत रखे जाते हैं। ये आपका संधारित्र हो गया, ये संधारित्र की दोनों प्लेटें हो गई, इनके बीच में अलग अलग पैरावृत्त पदार्थ की जो पट्टिका है उनको लंबवत रखना है। पहले तो हमने पट्टिका समांतर रखी थी, अब की बार पट्टिका कैसे रखेंगे? लंबवत। यानी एक पट्टिका हमने यहां तक रख दी, एक पट्टिका तो हमने बच्चों यहां तक रख दी, एक आपकी ये पट्टिका हो गई, ठीक है। एक पट्टिका ये बीच वाली हो जाएगी, एक पट्टिका ऊपर वाली हो जाएगी। बीच वाली पट्टिका हमने इस प्रकार की रख दी, और एक पट्टिका हमने यहां पर इस प्रकार रख दी। यानी संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में, संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य में हमने क्या किया है? तीन अलग अलग पैरावृत्त पदार्थों की पट्टिका रख दी। ये जो पैरावृत्त पदार्थ है इसका पैरावृत्तांक है K1, दूसरे का है K2 और तीसरे का है बच्चों K3। यानी यहाँ पर हमने अलग अलग पैरावृत्तांक के पदार्थ की जो पट्टिका है वो इन दोनों प्लेटों के मध्य में लंबवत रख दी, ठीक है। तो लंबवत वाली जो स्थिति होगी, इस लंबवत वाली स्थिति में ये जो संधारित्र होगा ये तीन समांतर क्रम में लगे संधारित्रों की तरह व्यवहार करेगा। यानी ये जो संधारित्र होगा अपना, ये तीन समांतर क्रम में लगे संधारित्रों की तरह क्या करेगा? व्यवहार करेगा। अब कैसे व्यवहार करेगा वो देखिए। आपका एक संधारित्र तो ये हो जाएगा ऊपर वाला, जिसमें K1 पैरावृत्तांक की पट्टिका रखी है। आपका एक संधारित्र कौन सा हो जाएगा? बीच वाला हो जाएगा, और आपका एक संधारित्र नीचे वाला हो जाएगा। एक संधारित्र तो ये यहां से लेकर के ये हो जाएगा, दूसरा संधारित्र ये मध्य वाला हो जाएगा, तीसरा संधारित्र नीचे वाला हो जाएगा। यानी तीन संधारित्र जो है वो समांतर क्रम में लगे हुए। इस तरह से ये जो पैरावृत्त माध्यम का जो प्रभाव होगा इसके अकॉर्डिंग हम इन तीन संधारित्रों को अलग अलग धारिता के अलग अलग पैरावृत्तांक जो भरा हुआ है इन संधारित्रों को समांतर क्रम में लगा हुआ मान सकते हैं। तो ये चित्र आपका इस तरह से तैयार हो जाएगा। ये पहला संधारित्र है, यहां पर है, ये दूसरा संधारित्र होगा, और ये आपका तीसरा संधारित्र हो जाएगा। पहले संधारित्र का जो पैरावृत्तांक है वो होगा बच्चों K1, दूसरे का जो पदार्थ बन रहा है उसका होगा K2, और तीसरे का जो पदार्थ बन रहा है उसका हो जाएगा K3। अब यहाँ पर इन संधारित्रों के बीच की जो दूरी है, इन संधारित्रों के बीच की दूरी कितनी है? अगर d है वो, तो ये जो संधारित्र है इनके बीच की दूरी भी d रहेगी, क्योंकि जो प्लेटें हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी पहले संधारित्र के लिए d रहेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दूसरे संधारित्र के लिए d रहेगी, और तीसरे संधारित्र के लिए दूरी कितनी रहेगी? d रहेगी। तो यहाँ पर तीनों संधारित्रों के लिए प्लेटों के मध्य की दूरी तो रहेगी d। लेकिन यहाँ पर अगर इस संधारित्र का कुल क्षेत्रफल a है, पहले जो संधारित्र है इसका कुल क्षेत्रफल यदि a है, इसकी प्लेट का क्षेत्रफल यदि a है, तो यहाँ पर इन संधारित्रों की प्लेटों का क्षेत्रफल बदल जाएगा। तो हम इस संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल A1 मान लेंगे, दूसरे वाले का A2 मान लेंगे, और तीसरा जो संधारित्र है इसकी प्लेट का क्षेत्रफल A3 मान लेंगे, और इस तरह से हमको ये सॉल्व करना है। अब ये जो पहला संधारित्र है इसकी धारिता हो जाएगी C1, दूसरे की धारिता हो जाएगी C2, और तीसरे की हो जाएगी C3। तो सबसे पहले C1, C2 और C3 के मान ज्ञात करने हैं, फिर उसके बाद में हमको कुल धारिता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? C1 का मान ज्ञात करेंगे। C1 बराबर क्या होता है? देखो C का सूत्र क्या होता है? C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट बटे D।
ये होता है निर्वात के अंदर। कोई माध्यम है तो इससे इसको किस तरह गुणा कर देते हैं, के से। अगर कोई माध्यम भर दिया जाता है, संधारित्र की प्लेटों के बीच में यदि माध्यम भर देते हैं तो माध्यम की उपस्थिति में उसकी जो धारिता होती है, धारिता का सूत्र क्या आता है बच्चों, C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट बटे D होता है। तो पहले संधारित्र की आप धारिता ज्ञात कर रहे हो इसकी, इसका क्षेत्रफल आपने A1 माना है, परावर्तन K1 माना है, तो प्लेटों के बीच की दूरी तो D रहेगी सब में, ठीक है। तो यहाँ पर C1 का मान क्या आ जाएगा, K1 A1 एप्सिलॉन नॉट बटे D, ये तो C1 का मान आ जाएगा। दूसरा जो संधारित्र है इसकी प्लेटों का क्षेत्रफल A2 है, तो यहाँ पर तो यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल है, लेकिन जब अपने यहाँ से यहाँ तक तोड़ा इसको तो A1 क्षेत्रफल मान लिया, यहाँ से और यहाँ तक का क्षेत्रफल A2 मान लिया, तो ये A2 हो गया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्षेत्रफल A3 मान लिया, तो ये A3 होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, D थी पहले की, अब भी दूरी ये दूरी तो यानी प्लेटों के बीच की दूरी तो पहले की बराबर ही रहेगी, क्षेत्रफल बदलेगा समांतर क्रम में, ठीक है। इसी तरह से अगर C2 का मान ज्ञात करेंगे, यानी दूसरे संधारित्र की धारिता जब ज्ञात करेंगे इसकी, तो इसकी धारिता क्या आएगी बच्चों, इस धारिता क्या आ जाएगी, सूत्र होता है K A एप्सिलॉन नॉट बटे D, तो K की जगह क्या आ जाएगा आपका K2, A की जगह आ जाएगा A2, ये एप्सिलॉन नॉट बटे में क्या आ जाएगा D, और तीसरे संधारित्र की धारिता हो जाएगी C3, इसका मान आ जाएगा K3 A3 एप्सिलॉन नॉट बटे D। तो तीनों संधारित्रों की धारिता की अलग अलग हो जाएगी। अब हमको करना क्या है, तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तुल्य धारिता C की बराबर किसके होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी यहाँ पर हमने इन तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में लगा हुआ माना है। जब भी संधारित्रों की प्लेटों के मध्य में अलग अलग जो परावर्तित पदार्थ हैं, अलग अलग जो परावर्तित पदार्थ हैं वो प्लेटों के लंबवत जब भरे होते हैं, प्लेटों के जब वो लंबवत भरे होते हैं तो उस स्थिति में तीनों संधारित्रों को हम समांतर क्रम में लगा हुआ मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अगर इन संधारित्रों को तीन भागों में डिवाइड करें तो तीन संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित माने जाएंगे, ठीक है। तो C1 C2 C3 समांतर क्रम संयोजन तुल्य धारिता ये होती है। यहाँ पर C1 C2 और C3 का मान रख दो, तो Cp बराबर C1 का मान क्या है, K1 A1 एप्सिलॉन नॉट बटे D, C2 का मान क्या है बच्चों, K2 A2 एप्सिलॉन नॉट बटे D, और C3 का मान है K3 A3 एप्सिलॉन नॉट बटे D। यहाँ से मान क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, एप्सिलॉन नॉट बटे D। यहाँ से हमने एप्सिलॉन नॉट बटे D कॉमन ले लिया, यहाँ का K1 A1, यहाँ का K2 A2 प्लस यहाँ का K3 A3। तो तुल्य धारिता का जो मान होगा इस स्थिति में ये वाला मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जब हमने यहाँ पर संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में परावर्तित जो पदार्थ है उसे प्लेटों के लंबवत जब भरा है, तो लंबवत कैसे है, एक प्लेट ही हो गई, इसके लंबवत हमने ये भर दिया, दूसरा परावर्तित पदार्थ हमने लंबवत इस प्रकार से भर दिया, तीसरा परावर्तित पदार्थ हमने लंबवत इनके बीच में इस प्रकार भर दिया। तो लंबवत वाली स्थिति में समांतर क्रम में क्यों माने जाएंगे वो देखो तुम। यहाँ पे एक संयोजक तार है, संयोजक तार यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये इस प्लेट से जुड़ा हुआ है, तो संयोजक तार इस प्लेट से जुड़ा हुआ है, ये संयोजक तार ये दूसरी प्लेट से जुड़ा हुआ है, और इसी प्लेट के द्वारा ये तीसरे से जुड़ा हुआ है। तो तीनों जो प्लेटें हैं, यानी तीनों संधारित्रों की जो पहली जो प्लेटें हैं, इसको अपन ने पहला संधारित्र मान लिया, पहला जुड़ा हुआ है इसलिए इसको दूसरा मान लिया, इसको तीसरा मान लिया। तो पहले संधारित्र की पहली प्लेट यहाँ से इस बिंदु से जुड़ी हुई है, ठीक है, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट इस तार के द्वारा, पहली प्लेट इस तार के द्वारा यहाँ से जुड़ी हुई है, और तीसरे संधारित्र की जो पहली प्लेट है वो भी इससे जुड़ी हुई है। इस प्रकार दूसरी प्लेट है इधर से जुड़ी हुई है तीनों संधारित्रों की, इसलिए समांतर क्रम से संयोजन हो गई, ठीक है। तो कुल धारिता का मान ये आ जाएगा। अब यहाँ पर एक स्थिति और आती है, अगर आप A1 A2 और A3 ये जो मान है इन मानों को मान लेते हैं कि यदि बराबर की प्लेटें, बराबर के तीन भाग इसके किए जाते हैं, इसके बराबर के अपन तीन भाग करते कि इस प्लेट का क्षेत्रफल, इस प्लेट का क्षेत्रफल और इस वाली प्लेट का क्षेत्रफल यदि बराबर होता, तो A1 A2 और A3 जो है इनकी जगह पर हम A/3 रख देते, यानी A का जो मान है A को हम तीन भागों में डिवाइड कर देते थे। A को कितने भागों में डिवाइड कर देते, तीन भागों में, यानी A1 A2 और A3 जो होता वो तीन भागों में डिवाइड हो जाता। लेकिन हमको ऐसा सॉल्व करना नहीं है, हमको सॉल्व करना है केवल अलग अलग क्षेत्रफलों से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम
इस प्रकार की अगर कोई चित्र दिया हुआ है तो उसके लिए तुल्य धारिता का मान समांतर क्रम संयोजन के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी बंधु, फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।